Yes, yes. So, beta, today before we start the chapter, this economics chapter number 2, sectors of the Indian economy, before that we need to discuss something very important related to your mode of examination. Okay, how your exams will be conducted. Now, as per the situation, if it gets already it is worst, but still this time the CBSE board it has decided to make use of another format of examination. Okay, this is only for this year because of this pandemic. Because last year जैसे आपने देखा है exams were board exams could not be conducted है ना, तो it was difficult to decide about the results. So this time board has taken care कि alternative situation अगर हमारे पास है तो then what can we do. तो according to that now what has been decided by the board अभी तक जो हमारा है उसमें क्या किया गया है. Now listen very carefully and tell you to your friends also those who are absent. तो अब क्या होना है आपके only for this year 2 terms में papers होंगे आपके. Whole session has been divided into 2 terms, term 1 and term 2. ठीक है, जो term 1 के एग्जाम्स हैं बोर्ड एग्जाम्स वो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी कंडक्टेड in the month of November and December, most probably in the month of November and December, but there can be certain changes also. हो सकता है नवंबर के बिगनिंग से स्टार्ट हो जाए, क्वाइट पॉसिबल नवंबर के मिड से स्टार्ट हो जाए. अभी डेट हैज़ नॉट बीन गिवन, ओनली दे हैव सेड कि नवंबर दिसंबर मंथ में फर्स्ट टर्म एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड. और जो सेकेंड टर्म एग्जाम्स होंगे वो आपके एंड में, एंड ऑफ मार्च तब जाके, या इन द मंथ ऑफ मार्च ये बताया गया है कि वो आपके तब आपका एग्ज़ाम होगा सेकेंड टर्म का. ठीक है, तो अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा आपका. तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी गिवन मोर एम्फेसिस. अब वो ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे होगा, 1.5 आवर का, 90 मिनट्स का. 90 मिनट्स कितने हो गए, 1.5 आवर हो गया. तो 1.5 आवर टर्म होगा आपका ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर एसएस. और उसमें 50 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, 5050. ठीक है, अब जो 50 मार्क्स का पेपर है, अब उस 50 मार्क्स में मेन स्ट्रेस विल बी ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. सब्जेक्टिव जो होते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, उस टाइप के क्वेश्चंस वॉन्ट बी देयर, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप. अब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी फिर आगे क्या दिया हुआ है, दे हैव मेंशन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी मेन स्ट्रेस विल बी ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and one other form is there, this assertion reasoning type questions. ठीक है, आपको पता ही आपने पहले भी किया हुआ है. assertion कि we have been given one sentence, assertion मतलब कोई लाइन स्टेटमेंट हैज बीन गिवन और उसके आगे लिखा होता है assertion ब्रैकेट में ए और साथ में उसके नीचे दिया होता है रीजन आर. ठीक है, कि भी एक कोई स्टेटमेंट है, assertion मतलब एनी स्टेटमेंट इज देयर और नेक्स्ट लाइन में उसका रीज़न दिया होता है, रीज़न ऑफ दैट स्टेटमेंट, कि उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है, वो दिया होता है. फिर 4 ऑप्शंस होते हैं कि बोथ assertion एंड रीजनिंग आर ट्रू, या बोथ आर फॉल्स, या 1 इज़ ट्रू 1 इज़ फॉल्स, ऐसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे. ठीक है, तो इस टाइप के, और वो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे. तो टोटल 1 मार्क के 50 क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप. अभी तक दे हैव गिवन ओनली दीज 2 फॉर्म्स. अब आगे कुछ कह नहीं सकते कि आगे कोई और चेंज कर दें, वन वर्ल्ड टाइप आ जाए या कोई ब्लैंक की फॉर्म में आ जाए. दैट कैन नॉट बी सेड एनीथिंग एट राइट नाउ, बिकॉज अभी तक हमें यही दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, ओनली एमसीक्यू टाइप एंड असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर. ठीक है बेटा, इतनी समझ आ गई. 50 मार्क्स का पेपर होगा, 5050, और 90 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर का पेपर होगा. ठीक, अच्छा, ऑनलाइन पेपर होगा. ऐसे ही जो सेकंड टर्म होगी, अब सेकंड टर्म फुल फ्लेज्ड वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बट सेकंड टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मैथ वर्क, एवरीथिंग विल बी देयर. टर्म 2 में, टर्म 1 में नो लॉन्ग क्वेश्चंस, no explanatory questions, only objective है. But term 2 exam will include, I am talking here about social science, बाकी rest of the teachers will tell about their respective subject. तो in social science term 2 में आपको objective type भी questions होंगे, as well as there will be short and long questions also. So you have to be mentally prepared accordingly. And
वो कितना कितना उसका वेटेज होगा दैट हैज़ नॉट बीन टोल्ड, कि शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने मार्क्स तक के होंगे, वेटेज क्या होगी, या ऑब्जेक्टिव टाइप वाले कितने होंगे, उसके बारे में नथिंग हैज़ बीन, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड येट बाय द बोर्ड। तो बट वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, सोशल साइंस में प्रोजेक्ट वर्क में भी इंक्लूड ओनली प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, जो हमने आपने ऑलरेडी ड्यूरिंग समर वेकेशन आपने बना ली होगी। तो ओनली प्रोजेक्ट फाइल है, वो पूरे सेशन के लिए एक ही है, ओनली वन प्रोजेक्ट वर्क इज देयर फॉर होल ऑफ द सेशन। वो हमने ऑलरेडी समर वेकेशन में कर ही चुके हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब उसमें उसके भी मार्क्स हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके भी मार्क्स हैं। ऐसे ही आपका जो भी आपका इन अदर सब्जेक्ट्स वट एवर प्रैक्टिकल वर्क इज देयर, कोई फाइल इज देयर साइंस में जैसे, या प्रैक्टिकल वर्क होता है, ऐसे ही उनके भी मार्क्स हैं, वो थ्रू आउट द सेशन है, ठीक। अच्छा, अब नाउ वाइल कंसिडरिंग सोशल साइंस, तो आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है इट हैज़ सम मार्क्स ऑल्सो। तो अब आपको, आपने देखा होगा इन योर क्लास ग्रुप योर क्लास टीचर हैज सेंट द मैसेज टू सबमिट द हॉलीडेज होमवर्क, ठीक है। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एसएस, बाकियों का मैं कुछ नहीं कहती हूँ। सोशल साइंस की जो प्रोजेक्ट फाइल है, आई थिंक 2 days हैव बीन अलॉटेड फॉर द सबमिशन ऑफ द फाइल, 12th of July एंड 13th of July, है ना, 2 दिन दिए हुए हैं हमें। तो विद इन दीज 2 days time is also there. I hope you all would have seen that time has been given कि at what time you have to come and submit, और वो सारा कुछ है। जो फाइल का फ्रंट पेज है उसके ऊपर प्रिंटेड ही होता है, ऑलरेडी आपने किया ही हुआ है 9th में भी, आपका नेम, प्रॉपर नेम, फुल नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्कूल का नेम, और नीचे लिखा होगा एक आई सबमिट दिस, है ना, ऐसे नीचे करके दिया होता है। तो वहाँ पे आपने लिखना है अपना नाम लिख देना है, आई के आगे आपने अपना नाम लिख देना है, स्टूडेंट ऑफ स्वामी संदा स्कूल, सेशन उसमें आपने अगर कहीं सेशन है तो उस पर आपने लिखना है 2021-22, है ना, हमारा सेशन, हमारा तो मतलब फाइनल अगले साल में ही पूरा होगा ना, तो 2021-22 ब्रैकेट में करके, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल असाइंड बाय द, ऐसे कुछ जो भी लाइन लिखी होगी, बाय द सीबीएसई बोर्ड, और टू बी सबमिटेड टू, आगे मेरा नाम होगा, टू द टीचर, टू मिस और मिसेज लिखा होता है ऐसे, मिस्टर, तो आपने मुझे देना है तो यू विल राइट माई, ठीक है। तो ऐसे आपने वो फ्रंट पेज कंप्लीट करके आपने सबमिट करना है। इफ यू डू नॉट सबमिट देन यू विल बी सफरिंग, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, एंड इट इज कंपल्सरी। नाउ यू नो, यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ एनीथिंग। अगर आपके मार्क्स लूज होंगे तो आपका ही नुकसान है उसमें, सो डोंट टेक इट कैजुअली। अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत रहता है, कोई कुछ थोड़ा बहुत, कोई हेडिंग अंडरलाइन नहीं किया, कुछ कोई डेकोरेशन का कुछ रहता है, कुछ भी, whatever little bit pending work is there, so you all are requested to complete that today after the classes। आपके पास आधा पौना घंटा होगा, तो within that time you can complete and then you can submit, ठीक है। बट डोंट डिले। अगर आप लेट सबमिशन करते हो, ये नहीं कि 2 महीने के बाद आप आके फाइल पकड़ाओ, ये लीजिए मैम दिस इज माई फाइल, तो देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बी श्योर। तो अलॉटेड टाइम है, उसके ही दौरान आपने देना है। तो अगर आप डिले करोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। वन जेन्युइन केस केम टू मी दैट आई विल टेल हर लेटर, बट फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव टू सबमिट, ठीक है। आप सबमिट नहीं करोगे, आई एम इंसिस्टिंग, इफ यू डोंट सबमिट इन टाइम then you will be suffering, your marks will be deducted and late this submission will not be accepted. और इसकी whatever we are doing in the class, so all those things have weightage। आपकी ये साइड बाय साइड असेसमेंट भी चल रही है, तो ऐसे नहीं आपने सोचना है कि एक ही बार पेपर है तो कुछ नहीं, जैसे मर्जी कर ले, ऐसा कुछ नहीं, आपकी असेसमेंट भी साथ साथ में ही चल रही है, ठीक है। सो यू बी वेरी पर्टिकुलर, बी रेगुलर, बी सीरियस इन योर स्टडीज, एंड वाइल लर्निंग और रीडिंग द चैप्टर आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क्स पेपर आना है। अच्छा, नाउ अब क्वेश्चन अराइजेज और क्वेश्चन में कम टू योर माइंड कि मैम विच चैप्टर्स, सिलेबस कैसे डिवाइड हुआ है। तो अभी उससे रिलेटेड बेटे हमें वी हैव नॉट बीन सेंट एनी इन्फॉर्मेशन बाय द बोर्ड कि विच चैप्टर्स विल बी देयर इन टर्म 1 एंड विच चैप्टर्स विल बी देयर इन टर्म 2। इसके बारे में, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन सेंट बाय द बोर्ड येट, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड
कि विद इन वेरी फ्यू डेज बहुत जल्दी ही, ठीक है, तो ये बड़ा जल्दी ये मैसेज आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में और कौन से सेकेंड टर्म में। अब नाउ हमने तो एक एक चैप्टर तो ऑलरेडी 4 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर PT1 पेपर, ठीक है, और उसके बाद ड्यूरिंग इन दिस बिगनिंग ऑफ समर वेकेशन वी हैव डन चैप्टर फेडरलिज्म ऑल्सो, 5 चैप्टर्स तो हमारे ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। तो अभी हमने वी हैव डिसाइडेड, वी द टीचर्स हैव डिसाइडेड कि हम लोग कौन सा चैप्टर्स कर लेते हैं, ये वाला जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड चैप्टर है, तो ये होना ही चाहिए, बट वी आर नॉट श्योर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर है तो होगा ही होगा, ऐसा वी कांट से एनीथिंग बिकॉज अभी कुछ आया ही नहीं है, तो नथिंग कैन बी सेड। तो इन द मीन टाइम वी कैन नॉट सिट आइडली, कि खाली भी नहीं बैठ सकते हैं, दैट इज वाई टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर दिस चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। एज सुन एज इंफॉर्मेशन कम्स यू विल बी टोल्ड इन द क्लास। अभी जैसे क्लास चल रही है तो आपको बताया जाएगा, आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि विच चैप्टर्स आर देयर इन टर्म 1, विच चैप्टर्स आर देयर इन टर्म 2, ठीक। सो इन द मीन टाइम, in order to save time, we are going to start our this chapter of economics book, chapter number 2, sectors of the Indian economy. Now first page, you please keep your book also with you. Let me share your this attendance form in your class group. You please fill it quickly, only then we start the work. Okay, later on it will not be shared. Fill the Google form. Only 1 minute will be given for this. Hurry up. I hope all have done. Yes, it's going to be. हाँ जी बेटा, तो अब हमारा ये जो चैप्टर है sectors of the Indian economy, first page you can see that is only one pic is 2-3 pics are there, you can see from the book itself. Now sectors of Indian economy क्या है? Now in this chapter we have to read about we have to study the Indian economy from the viewpoint of different sectors. Now question may come to you, what is meant by economy? क्या होती है economy? Economy means the system, the framework within which all economic activities are conducted, ठीक है। 9th में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स दोज विच हेल्प अस टू अर्न इनकम, ठीक है। दिस इज वेरी जनरल वी कैन से डेफिनेशन, वेरी ब्रीफ और बिगिनर्स डेफिनेशन, बट लेटर ऑन नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो तो है ही है कि दोज एक्टिविटीज विच लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम, बट उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, सिर्फ ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी की दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन? Economic activities are those activities which lead to the use of scarce economic resources, ठीक है, which lead, LEAD, जिनके करके, which lead to the use of scarce होते हैं those resources which are in short supply, जो कम गिनती में होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं रिसोर्सेज, उनको कहते हैं स्केर्स रिसोर्सेज। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं जो कमी में है, जो शॉर्टेज में है, जिसकी सप्लाई कम है, थोड़ी मात्रा में है, तो देन वी से इट इज़ ए स्केर्स रिसोर्स। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं
इन सीनियर क्लासेस वी स्टडी दिस वे कि ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करने को कहा जाता है जब भी हम करते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आपने पहले किया था कि सिर्फ जनरेशन ऑफ इनकम, वो एक बिगनर्स डेफिनेशन है कि जैसे बिकॉज फर्स्ट टाइम ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो 9th क्लास में, तो वो तो है, बट सिर्फ इनकम अर्न करने को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहा जाता। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं जब भी हम किसी भी स्केर्स रिसोर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कंजम्पशन करते हैं, तो अब हमारे पास मनी इनकम तो थोड़ी होती है, कम होते हैं पैसे, हम उसको खर्च करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी, परचेज थिंग्स, तो हम मनी को यूज़ कर रहे हैं, स्केर्स रिसोर्स है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम इज़ ए स्केर्स रिसोर्स, वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम, 24 आवर्स है ना हमारे पास, लिमिटेड टाइम है, तो दैट मीन्स टाइम की कंजम्पशन करना फॉर द स्टडी पर्पज, ये भी एक इकोनॉमिक, इस तरह से भी इसको कहा जा सकता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें कौन सा रिसोर्स स्केर्स क्वांटिटी में है, टाइम रिसोर्स स्केर्स क्वांटिटी में है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो जिसमें स्केर्स रिसोर्सेज यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चलो हमने उधर नहीं जाना डिटेल में, तो अब क्या है, बट आई वाज सेइंग इकोनॉमी, तो इकोनॉमी मतलब वो फ्रेमवर्क, जैसे मैं आई एम सिटिंग इन दिस रूम, तो विद इन दिस रूम आई एम टीचिंग, तो मेरा अभी ये जो क्लास का स्ट्रक्चर है, क्लासरूम का पढ़ाने का, टीचिंग का, वो इस रूम के अंदर अंदर है, पूरे स्कूल में नहीं है, स्कूल के अंदर भी एक रूम हैज़ बीन अलॉटेड जहाँ पे बैठ के हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उस फ्रेमवर्क के, उस स्ट्रक्चर के, फिजिकल सेंस में नहीं लेना कि भाई रूम की 4 दीवारें हैं तो स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर मतलब है कि जिस सिस्टम के अंदर रहते रहते हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस, व्हाट कैन वी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमी, अब जो इकोनॉमी होती है उसमें कई तरह के सेक्टर्स होते हैं। अभी इस चैप्टर में हमने कौन कौन सा पढ़ना है, एक हमने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, लोग जो काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर 3 सेक्टर्स। हाँ जी, यस मोक्ष, जल्दी बोलिए बेटे। Ma'am, your voice is cracking. स्पीक, आई एम Ma'am, अनएबल। your voice is cracking. हाँ बेटे, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, आई एम हेल्पलेस इन दिस केस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो देख लेना, अभी मैंने ज़्यादा भी स्टार्ट ही किया है, अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है। एनी हाउ, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन देर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑलरेडी यू हैव रेड अबाउट दीज 3 इन 8th क्लास, अभी हम उसके आगे डिटेल में करेंगे। देन एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है, किसकी इन्वेस्टमेंट है, किसने मनी स्पेंड करके उन चीज़ों को खरीदा है और ओन कर रहा है, उस बेसिस के ऊपर 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं ब्रॉडली, वैसे तो 4 होते हैं, 4 होते हैं, 8th में ये पढ़ा हुआ है आपने, बट स्टिल यहाँ पर हमने मेन 2 करने हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जैसे हम सारे लोग हैं, आम लोग हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर होता है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट का मनी लगा होता है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर, एक हमने ये पढ़ना है, ठीक है। फिर एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पर हम जो काम करते हैं, हमारी टर्म्स ऑफ दैट सर्विस किस तरह की है, टर्म्स एंड कंडीशंस किस टाइप की हैं, हम फॉर्मली काम करते हैं कि इनफॉर्मली काम करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप के सेक्टर्स हो सकते हैं, वन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर, दूसरा कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो मतलब इन दिस लेसन हमने ये सेक्टर्स के बारे में पढ़ना, दैट इज वाई नेम ऑफ द चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, की वेराइटी ऑफ सेक्टर्स आते हैं, ठीक। तो नाउ फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। नाउ यू वुड हैव सीन फर्स्ट पेज के ऊपर ये दिया हुआ है कि ऑल पीपल अराउंड अस दे वर्क, आपने कोई ऐसे, आप बच्चे हैं उनको छोड़ के, मतलब यू आर द डिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आपको छोड़ के बाकी घर के जो एल्डर्स होते हैं वो काम करते हैं, है ना। जो एज ज़्यादा हो गई है उनको भी छोड़ दें, वो भी नहीं काम कर सकते, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जो वर्किंग एज ग्रुप में लोग आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल दे वर्क वन वर्क और द अदर, वेराइटी ऑफ वर्क्स आर देयर। आपने देखा होगा मैनी पीपल अराउंड यू, कोई जॉब करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, किसी की अपनी शॉप है, कोई फार्मिंग का काम करते हैं, कोई फार्मिंग से रिलेटेड टूल्स को बेचने का काम करते हैं, कोई किसी की अपनी फैक्ट्री है, किसी की अपनी शॉप है, कोई किसी की फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी के ऑफिस में काम करता है, सम पीपल वर्क इन हॉस्पिटल, सम वर्क इन बैंक्स, वेराइटी ऑफ थिंग्स आर देयर, वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस और जॉब्स और वर्क्स आर देयर, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सब काम करते हैं। कोई ऐसा क्यों काम करते हैं? बिकॉज वी वांट मनी, वी नीड मनी। क्यों चाहिए? बिकॉज वी हैव अवर नीड्स ऑफ लाइफ। तो बिना काम किए हमें मनी नहीं आएगा हमारे पास में। मनी नहीं आएगा तो फिर हम, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, हम सबकी ज़रूरतें हैं, वी हैव नीड्स, तो वी विल बी अनएबल टू फुलफिल देम, है ना। तो ये नहीं कहना कि हमारा जी पहले का, हमारे वी कैन से एंसेस्टर्स का या फोर फादर्स का पैसा पड़ा हुआ है तो हम उसी से काम चला लेंगे, उससे भी काम नहीं चलेगा। एवरीबडी हैज़ टू वर्क। वो भी अगर ऐसे कंज्यूम करते जाएंगे वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, तो देन व्हाट विल हैपन? तो आपने देखा होगा कि सभी लोग, हम सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो जितने भी हम काम करते हैं, अगर हम उनको ग्रुप कर लें, ऐसे डिस्क्राइब करना तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कौन कौन सा काम करता है। फिर तो मैनी थिंग्स आर देयर, कितने सारी चीज़ों में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, उसको ब्रॉडली कुछ ग्रुप बना लिया जाता है, तो उसको कह देते हैं ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो अब क्या है, नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज, आई एम ऑलरेडी हैविंग दिस सेकंड पेज। तो अब क्या है, कुछ तीन सेक्टर्स हैं। पहले मैं लेट मी टेल यू अबाउट द नेम्स ऑफ सेक्टर्स, यू कैन अंडरलाइन, दीज आर गिवन इन डार्क वर्ड्स। एक है प्राइमरी सेक्टर, अंडरलाइन। सेकंड इज, इसी को कह देते हैं प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज, सेकेंडरी का ही अदर नेम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। two names are given with it, both are to be underlined. Third है tertiary sector और the same is also known as service sector, ठीक है। Let us come to this first one, primary sector. Now इसमें am I audible बेटे? Am I audible? Raise hand. Yeah, tell me. Actually today lot of Yes, problem is ma'am. there. Okay. Lot of interruptions are there, so it's very difficult, but still we are trying. तो अब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग का काम है, ठीक है बेटे, ठीक है, थैंक यू, फाइन बेटे, फाइन। हाँ जी, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ आर दोज इन विच वी मेक यूज़ ऑफ नेचुरल सोर्सेज डायरेक्टली, ठीक है। तो मेन उसमें आ जाता है फार्मिंग का काम और एग्रीकल्चर का काम। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कॉटन क्रॉप हैज़ बीन गिवन। इट्स नॉट ओनली कॉटन, सभी क्रॉप्स जो हैं आप देखते हो, लैंड, अब लैंड क्या है, लैंड इज़ ए नेचुरल सोर्स, तो हम उसी के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी कल्टीवेशन करते हैं, हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो वो सारे का सारा किस में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। अब क्यों नेचुरल, इसमें नेचर का क्या रोल है, बिकॉज जो क्रॉप्स होती हैं देयर ग्रोथ मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर्स। जैसे यहाँ दिया हुआ है, रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, टाइप ऑफ सॉइल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। मतलब इसमें ह्यूमन एफर्ट कम है। अच्छा आप देखो, ह्यूमन एफर्ट आप कह सकते हो कि मैम वी कैन मेक यूज, we can make use of all the resources, all the efforts, but still अब अगर रेनफॉल एक्सेस में हो जाए तो सारी क्रॉप खराब हो जाएगी, अगर ड्रॉट बढ़ जाए तो सारी क्रॉप खराब हो जाएगी, अगर रेनफॉल जितनी रिक्वायर्ड है जिस भी क्रॉप के लिए उतनी ना हो तो भी सारा हमारा हार्डवर्क खराब हो जाएगा। मतलब नेचर अफेक्ट, टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हाई या ज़रूरत से कम हो जाए तो भी काम खराब हो जाएगा। इसका मतलब कि जो एग्रीकल्चर का काम है मेनली जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर। तो फिर इस करके ये प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर दूसरा क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, सेकेंडली हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बोलते हैं ना।
तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जैसे मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स है या और हमें एनिमल्स से जो मिलता है, जैसे उनका स्किन है या फर है या मिल्क है, जो भी है, एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन हियर। तो एनिमल्स क्या है, अब एनिमल्स से हमें जो मिल्क मिलता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑब्वियसली एनिमल्स को हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, उनकी अपना, जैसे हमारा बर्थ होता है तो ऐसे एनिमल्स का भी बर्थ होता है, बट थ्रू देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस वो जो मिल्क है हम लोग उससे उनसे ऑब्टेन करते हैं, तो वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। फिर और नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है मिनरल रिसोर्सेज का, यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक एग्रीकल्चर का, एक एनिमल हस्बेंड्री का, एक मिनरल एक्सट्रैक्शन का। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसकी पहले माइनिंग करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, फिर जाके हमें मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इन मिनरल्स को रिफाइन करते हैं, उनको साफ़ करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, फिर उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बना के जो भी करना होता है जिस भी टाइप का है, फिर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये मेनली नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमें मिनरल्स अगर किसी जगह हैं लैंड के नीचे, ओनली देन वी कैन ऑब्टेन। अगर हुए ही नहीं, जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे आपको कि हमें आयरन मिल जाए, तो आयरन तो है ही नहीं वहाँ पे, क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो मतलब जो भी हमें मिलता है वट एवर, तो वो मिनरल्स हमें ज़मीन के नीचे, हमारी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। और इसी करके इसको क्या दिया जाता है, ये देखिए नीचे ये दिया है कि मेनली इसमें फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं। यू कैन प्लीज अंडरलाइन, ये अंडरलाइन करिए यहाँ पे, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारा आप यू कैन राइट हियर एडिशन ऑल्सो, यू कैन मेक वन एडिशन ऑल्सो, माइनिंग एंड क्वेरिंग, फिशिंग तो दिए हुए, वुड कटिंग आप वो भी लिख सकते हो। ये सारी की सब, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब की सब नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम फॉर दिस इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। आपको तो ये सारी एक्टिविटीज जिस सेक्टर में दीज आर परफॉर्म्ड, दैट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी और द सेम इज कॉल्ड दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ, दिस इज इजी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, यू कैन अंडरलाइन फर्स्ट, इट कवर्स दोज एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर changed into other forms through way of manufacturing that is associated with industrial activity. Simple terms से आप सीधा सीधा लिख सकते हो, means that sector in which raw materials are converted into final outputs. जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड है, ठीक है, तो वुड को कन्वर्ट करके उसका बना लेते हैं फर्नीचर। तो जहाँ पे ये फर्नीचर बनाया जाता है, दैट मीन्स वो फर्नीचर बनाने का काम क्या हो गया, दैट विल कम इन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मिनरल्स यूज़ होते हैं, आयरन है, स्टील है, वटेवर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसको बनाया जाता है, फिर जाके इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में उनको बनाया जाता है पार्ट्स को, फिर उन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, उसको फाइनल फॉर्म दी जाती है, कार की फॉर्म। ये तो नहीं है कि कार कोई पेड़ के ऊपर लगी हुई है तो वहाँ से जाके हम उतार लें, या किसी जगह दबी हुई है वहाँ से निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं, उसको बनाया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, है ना। लेबर भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए, तो हम कोई रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं किसी